हेलो एवरीवन। तो क्या बोलती हिंदी क्लास सब बढ़िया। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम लगातार और जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मैं हूं आप सभी की बड़ी बहन ज्योति। स्वागत है आप सभी का आज के एक और सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के पद्यांश भाग से मोस्ट इंपोर्टेंट कविता। पीछे आप अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे कि चंद्रलोक में प्रथम बार, ये हमारे सुमित्रा नंदन द्वारा लिखित कविता है। सुमित्रा नंदन जी ने दो कविताएं लिखी थी। एक तो लिखी थी उन्होंने चींटी, जो कि बहुत ही अच्छी कविता, उसको हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो जा करके पढ़िए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस है। और सेकंड उन्होंने कविता लिखी है चंद्रलोक में प्रथम बार। तो जैसे चींटी इंपोर्टेंट है, वैसे हमारे लिए चंद्रलोक में प्रथम बार ये इंपोर्टेंट है। तो टॉपिक इंपोर्टेंट है, पढ़ना बहुत जरूरी है और हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी को प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता की, जय भगवान की बोल, जय बब्बा की। तो होपली आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे, लगातार एकदम जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए फिर अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा चंद्रलोक में प्रथम बार। पीछे आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। तो सबसे पहले मेन पॉइंट ये है कि आपको ये याद रखना है कि जो चंद्रलोक में प्रथम बार कविता है वो लिखी किसने है। तो किसने लिखी है? सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी है। क्लियर। कवि का नाम याद करना मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आपका संदर्भ पूछा जाता है। तो संदर्भ के लिए आपको कवि का नाम प्लस जो कविता लिखी है उसका नाम। क्लियर। और ये पहचानना मुश्किल होता है क्योंकि इतने सारे चैप्टर है पद भाग में कि ये कविता मतलब कौन सी है। क्योंकि देखिए क्या होता है, एग्जाम में आपको एक पैराग्राफ से दे दिया जाता है। मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ का पैराग्राफ दे दिया, तो इसको पहचानने में इतना डिफिकल्ट नहीं है, इतनी मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्योंकि इसमें चंद्रमा के बारे में कहीं ना कहीं जगह पर आपको दे रखा होगा कि आपको पता चल जाए कि चंद्रलोक वाले चैप्टर से लिया गया है। लेकिन जो अदर चैप्टर होते हैं उसमें पहचानने में दिक्कत आती है। तो उसका सिर्फ एक ही शॉर्टकट है, कोई इतना बड़ा शॉर्टकट नहीं है। उसका सिर्फ एक ही रूल है कि आपको अच्छे से लाइन टू लाइन की व्याख्या आनी चाहिए और पूरा चैप्टर आपको समझना है। ठीक है। अगर आप पता लगा लेंगे कि इस पद्यांश की कविता कौन सी है, किस चैप्टर से लिया गया है, तो और उसका लेखक का नाम क्या है, तो आपके 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा, चंद्रलोक में प्रथम बार हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखा गया है। क्लियर। तो ये तो बात हुई हमारे 2 नंबर की। अब आती है कि जो बात है हमारी कि चंद्रलोक में प्रथम बार हम पढ़ने क्या वाले हैं इसमें, तो थोड़ा जान लीजिए। ठीक है। कि क्या होता था कि पहले के टाइम में जो मनुष्य है वो चंद्रमा पर लोग सोचते थे, क्योंकि जो चंद्रमा होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मामा बोलते हैं। बोलते ना, कविता सुनी होगी आपने कि चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के। तो ये आपने सुनी होगी कविता, जब छोटे होंगे तब सुनी होगी, फिर छोटे बच्चे भी होंगे आपके घर के आसपास तो आपने अच्छे तरीके से सुना होगा। तो क्या होता है, चंदा मामा बोलते हैं हम, चंद्रमा को क्या बोलते हैं? माँ बोलते हैं। तो जो हमारी धरती होती है वो क्या होती है? माता होती है। तो यानी धरती हमारी माता है और चंद्रमा हमारे कौन है? मामा है। यानी धरती के भैया बोल सकते हैं कि जो मम्मी के भैया होते उसको माँ बोलते हैं। तो हमारा जो रिश्ता है वो चंद्रमा से बहुत ही पुराना है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा था? और पहले के लोग ये सिर्फ सपना देख पाते थे, सिर्फ सपनों में देखते थे और वो सोचते थे कि काश कोई चंद्रमा पर जाए। सब लोग बात करते थे चंद्रमा की, लेकिन किसी को नहीं लगता था कि चंद्रमा पर भी कोई जा सकता है। कोई का मतलब ये है कि मनुष्य जा सकता है नहीं, लेकिन चंद्रमा पर मनुष्य पहुंचा। तो इसमें जब हमारा फर्स्ट चंद्रयान, जो पहला चंद्रयान हमारा चंद्रमा पर उतरा था, उसी की पूरी बात की गई है। तो ऐसा होता है ना कि जिस चीज को हम चाहते हैं कि वो कभी हो ही नहीं सकता, मतलब चाहते तो है अंदर से कि वो चीज हो, लेकिन ये एक डर रहता है कि भाई ये कोई कर ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। और वो जो इम्पॉसिबल होता है अगर वो भी पॉसिबल हो जाए तो कितने गर्व की बात होती है ना। तो पहले के लोग भाई सोचते थे कि चंद्रमा पर भी क्या मनुष्य कभी जा सकता है? कैसे जा सकता है? गोल गोल सी दिखती है, रात में देखो तो ऐसे ऐसे दिखती है, कहाँ से कोई पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता है। लेकिन फिर भी मनुष्य पहुंचा। तो जो चंद्रयान पहला था हमारा, तो उसी के पूरे जो हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी वो बताते हैं कि पहले के मनुष्य सोचते थे कि चंद्रमा पर कोई पहुंच ही नहीं सकता है। तो अब मनुष्य पहुंचे वहां पर पहुंचे। तो जो कवि है हमारे पंत जी है वो यही बताते हैं इसमें कि जब मनुष्य वहां पहुंचा तो क्या क्या हुआ था। देशवासियों खुश होना चाहिए, जितनी भी अदर कंट्री होती है उनको भी खुश होना चाहिए, क्योंकि भले वो नहीं पहुंच पे लेकिन उनके मिलता जुलता हुआ देश तो वहां तक पहुंचा। तो बस इसी की पूरी इसमें व्याख्या है। तो ये याद रखिएगा, थोड़ा हिंदी सट के बता देते हैं कि चंद्रमा पर जो हमारा पहला
मनुष्य ने कदम रखा था, तो वो कब रखा था? 22 अक्टूबर 2008 को। डेट याद रखिएगा कि 22 अक्टूबर 2008 जो ये बेटा दिन था, जो ये सन था, जो ये तारीख थी, वो हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात थी, क्योंकि 22 अक्टूबर 2008 को इसरो के द्वारा पहला चंद्रयान चंद्रमा पर भेजा गया था। और उसमें कौन थे? हमारे मनुष्य थे। तो डेट क्या है? 22 अक्टूबर 2008। इस डेट को पहला चंद्रयान लॉन्च हुआ था इसरो के द्वारा। और एक प्रश्न ये बन सकता है कि चंद्रमा पर पहले कदम रखने वाले व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। क्या नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहले कदम रखने वाले व्यक्ति हैं? बोल सकते हैं कि पहले जो मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था वो कौन? नील आर्मस्ट्रांग। यहाँ पर बहुत से क्या बोलते हैं खुरापाती दिमाग वाले होंगे, वो बोल सकते हैं कि पहला कदम अगर उन्होंने रखा था तो फिर दूसरा कदम किसने रखा था? तो जाहिर सी बात है, वहां वो कबड्डी खेलने नहीं गए थे, है ना, वहां चंद्रमा पर रिसर्च करने गए थे। जो कोई नहीं पहुंच पाया था वो वहां पर गए थे, ठीक है। तो कबड्डी खेलने नहीं गए, इसलिए दूसरा पैर भी उन्होंने नहीं रखा था। एक पैर से थोड़ी ना वहां चले होंगे पूरे चंद्रमा में, तो दोनों पैर उन्होंने नहीं रखे थे। तो पहला मनुष्य जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था वो कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। और ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था, ठीक है। ये थोड़ी सी जान लीजिए, हानिकारक नहीं है, जानेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। तो चलिए फिर अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ध्यान सुनिएगा, बहुत ही सरल सरल सी लाइन, इतना डिफिकल्ट नहीं है आपकी कि आप समझ ना पाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा? आप चैप्टर का नाम है हमारा चंद्रलोक में प्रथम बार, यानी चंद्रलोक मतलब क्या होता है? जो चंद्रमा होते हैं, जैसे ये पृथ्वी लोग, यहाँ पर पृथ्वी के लोग निवास करते हैं, वैसे चंद्रलोक है, ठीक है। तो चंद्रमा पर प्रथम बार मतलब जब चंद्रमा पर पहली बार किसी ने पैर रखा था, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर पहली बार गया था, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा आराम से, ताकि आपको दोबारा फिर इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्लियर। तो पहली लाइन में क्या लिखा है? एक एक लाइन का अर्थ समझेंगे, कैसे फिर आपको अपने एग्जाम में बनाकर लिखना है वो भी समझाएंगे, ठीक है। तो बस प्रतीक्षा कीजिए, और इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल डाउट नहीं रहने वाला है आपका। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। तो लिखा है, चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पद अर्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। चंद्रलोक में प्रथम बार, समझ सकते, इतना डिफिकल्ट नहीं है। पद अर्पण क्या होता है? तो अगर पद अर्पण को हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? पद प्लस अर्पण, यानी कि पद अर्पण मतलब पैर रखे या फिर कदम रखे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कवि कि जब चंद्रमा पर, चंद्रलोक में जब पहली बार मानव ने अपने कदम रखे थे, जब पहली बार मानव चंद्रमा पर पहुंचे, फिर जब पहली बार चंद्रमा पर, चंद्रलोक पर मानव ने अपने कदम रखे, तब क्या हुआ था? छिन्न हुए। छिन्न हुए मतलब क्या होता है? टूट कर बिखर जाना। जैसे हम कोई सपना देखें और वो पूरा ना हो, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी ना हो पूरा होने की, लेकिन फिर भी वो पॉसिबल हो जाए, है ना, पूरा होने की पॉसिबिलिटी ना हो लेकिन फिर भी पॉसिबल हो जाए, तो क्या होता है? सपना हमारा टूट सा जाता है ना। तो मतलब क्या हो जाएगा? छिन्न मतलब क्या हो जाएगा? टूट कर बिखर जाना। दुर्जय मतलब क्या होता है? जिस पर विजय प्राप्त करना कठिन हो, जिसको जीता ना जा सके। दुर्जय अजय समझ सकते रिलेट करके कि दुर्जय मतलब क्या होता है? जिस पर विजय प्राप्त करना कठिन माना जाता है, फिर जिस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती है। बाधा मतलब क्या होता है? रुकावट के। बंधन मतलब बंधन। तो क्या होता है? दोबारा समझिए पूरी लाइन का अर्थ, इसमें क्या कहना चाहते हैं। तो पंत जी कहते हैं कि जब पहली बार मनुष्य ने चंद्रमा पर कदम रखे थे तो उससे क्या हुआ था कि जितने भी देश काल के रुकावट के बंधन थे, जितने भी देश काल के रुकावट के बंधन थे, जिन पर विजय प्राप्त करना कठिन माना जाता था, वो टूटकर बिखर गए। क्लियर? अब मतलब क्या है इसका कि क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में भी कि जो पहले के लोग थे वो सिर्फ सपने में सोचते थे कि चंद्रमा पर मनुष्य जाएगा, लेकिन उनको ये उम्मीद नहीं थी कि कभी ऐसा हो भी सकता है कि चंद्रमा पर मनुष्य पहुंचे। तो ये था कि किसी को लगता नहीं था कि चंद्रमा पर कोई जाएगा तो हमारी जीत होगी। तो यही था कि जिस पर जीता ना जा सके, मतलब जिस पर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे, उसको पर भी हमने अपनी विजय प्राप्त कर ली। मतलब जहां हम नहीं पहुंच सकते थे वहां पर भी हम पहुंच गए। तो यही है कि जितने भी देश काल के दुर्जय रूपी बाधा के बंधन, मतलब जिस पर विजय प्राप्त करना कठिन माना जाता था, उसको भी हमने जीत लिया, और जितने भी सपने थे वो टूटकर बिखर गए, क्योंकि सबको लगता था कि कोई नहीं पहुंच पाएगा। तो ये इसमें बताया गया है, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए क्या बोलते हैं कि पंत जी बोलते हैं कि जब पहली बार मानव ने, मनुष्य ने चंद्रमा पर कदम रखा तो जितने भी देश काल के रुकावट के बंधन थे, जिन पर विजय प्राप्त करना कठिन माना जाता था, वो टूटकर बिखर गए।
ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, दिग्विजय मनुसूता निश्चय, यह मैथ ऐतिहासिक क्षण। दिग्विजय मनुसूता निश्चय, दिग्विजय मतलब क्या होता है, सभी दिशाओं पर विजय प्राप्त करने वाला। क्या दिग्विजय मतलब जितनी भी हमारी दिशाएं सभी पर विजय प्राप्त करने वाला। मनुसूत मतलब क्या होता है, सूत मतलब होता है पुत्र, तो मनुसूत क्या हो जाएगा, मनुष्य, मनु का पुत्र अर्थात मनुष्य। निश्चय, अब ये था भाई कि जब थोड़ा हमारा काम हो जाता है तो हमें इच्छा बन जाती है कि चलो भाई ये हम कर सकते हैं, तो अब और जो काम है वो हम कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर आप एक चैप्टर कंप्लीट किया आपने, तो आपको लगता है अंदर से आपकी आशा बन जाती है ना, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो भाई मैंने एक चैप्टर इतना कंप्लीट कर लिया, तो धीरे धीरे करके मैं सारे चैप्टर कंप्लीट कर सकता हूँ। तो मनुष्य को था कि चंद्रमा पर मनुष्य पहुंच नहीं सकता है, लेकिन वो मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा। तो अब जो लोग थे उनको ये आशा बन गई थी, उनको ये लगने लगा था, उनके अंदर ये होप आ गई थी कि जब लोग चंद्रमा पर पहुंच गए हैं तो अब पृथ्वी से ऐसा कोई ग्रह उपग्रह दूर नहीं है कि वहां मनुष्य ना पहुंच सके। और ये निश्चय क्या है, मनुसूत मतलब मनुष्य की दिग्विजय अर्थात सभी दिशाओं पर विजय प्राप्त करने वाली जीत है। तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ कि चंद्रमा पर जब मनुष्य ने पहली बार रखा था, मतलब चंद्र विजय से मनुष्य को ये आशा बन गई थी कि अब कोई भी ऐसा देश या ग्रह या उपग्रह दूर नहीं है जहां पर मनुष्य ना पहुंच सके। और ये निश्चय ही मनुष्य की दिग्विजय अर्थात सभी दिशाओं पर विजय प्राप्त करने वाली जीत है। अब आगे क्या लिखा है कि यह महत्व ऐतिहासिक क्षण। महत्व मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण। तो क्या बोलते हैं पंत जी कि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है। अब ऐतिहासिक और महत्व क्यों है, क्योंकि इतना बड़ा काम भाई जो किया है, गौरव की बात तो है हमारे देश के लिए कि जहां पे मनुष्य सोच रहे थे पहुंचने के लिए वहां वो पहुंच गया है। तो हमारे देश के लिए तो ये है ही क्या बोलते हैं गर्व की बात, लेकिन उसके साथ साथ वो सभी देश के लिए। तो अब यहाँ पर जो पंत जी है वो अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि इतना बड़ी बात हुई है भाई, चंद्रमा पर प्रथम बार मानव पहुंचा है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो अब ये क्या चाहते हैं, कहेंगे तो वो बोलते हैं कि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षेत्र है कि भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों की जन। अब ये भू विरोध क्या होता है, विरोध मतलब क्या होता है, आपसी झगड़े। क्या आप देखते होंगे सामाजिक तौर पर घर घर में झगड़े होते हैं, बोल सकते हैं भाई बहन का, सास ससुर, ऐसे मतलब होता है घर में, समाज तौर पर आस पास भी लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी झगड़ा होता है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कैसे होता है कि एक देश का उस देश से, हमारी इंडिया का पाकिस्तान से, चीन का अमेरिका से, ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब कंट्री का कंट्री से जो सामाजिक तौर पर झगड़े होते हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी लड़ाई झगड़े होते हैं। तो अब कभी अपनी इच्छा रखता है, वो ये चाहता है कि जितने भी आपसी झगड़े हैं, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देश विदेश के आपसी झगड़े हैं वो शांत हो जाए, निकट आए सब देशों के जो, निकट मतलब क्या होता है, पास, और सभी देशों के जो लोग हैं वो पास आ जाए और मिल करके एक दूसरे के साथ प्रेम भाव की भावना के साथ रहे, क्योंकि ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षेत्र है। मानव ने चंद्रमा पर कदम रखा, ठीक है। तो ये हमारे किसकी, कवि की इच्छा है कि वो चाहते हैं कि ये एक ऐसा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षेत्र जिसमें जितने भी आपसी लड़ाई झगड़े हैं वो शांत हो जाए और सभी देशों के जो लोग हैं वो आपस में मिल जाएं और एक दूसरे के साथ प्रेम की भावना के साथ रहे। तो ये हमारा यहाँ पर एंड होता है। तो अब देखते हैं कि कैसे इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, क्योंकि लाइन टू लाइन तो आपको समझा दी, लेकिन कैसे अब आपको बना के लिखना है तो ये इसमें थोड़ा डिफिकल्ट आता है। सुनिए कैसे आपको लिखना है। कैसे लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि जब मनुष्य ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा तो उससे क्या हुआ कि जितने भी देश और समय के बाधा के बंधन जिन पर विजय प्राप्त करना कठिन माना जाता था वो सारे के सारे बंधन टूटकर बिखर गए। अब मनुष्य को यह आशा बन गई थी चंद्र विजय से, अब मनुष्य को यह आशा बन गई थी कि अब ऐसा कोई भी ग्रह और उपग्रह दूर नहीं है जहां पर मनुष्य ना पहुंच सके, और यह निश्चय ही मनुष्य अर्थात मनुष्य की दिग्विजय है। मतलब तात्पर्य यह है कि सभी दिशाओं पर विजय प्राप्त करने वाली जीत है। अब कभी अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षेत्र है जिसमें सभी आपसी झगड़े शांत हो जाए, आपस में मिलकर शांत हो जाए और सभी देशों के लोग आपस में मिल जाए और एक दूसरे के साथ प्रेम की भावना से रहे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वता की और बहुत ही ऐतिहासिक बात है कि मनुष्य ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा। ठीक है, तो इसकी व्याख्या ऐसे हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे। बहुत ही सरल सी, कितना डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सीधी सीधी लाइन, बस थोड़ा समझने की जरूरत है। अब देखिए आगे क्या लिखा है। तो आगे लिखा है युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संगम। पौराणिक मतलब क्या होता है,
बहुत ही पुराना, बहुत ही सदियों से चला है, जो बहुत ही मतलब पुराना समझ सकते हैं आप। स्वप्न मतलब क्या होता है? सपना। हुआ मानव का संभव। अब कवि क्या कहते हैं कि जो लोग सपना देखते थे कि भाई चलो कोई तो ऐसा हो कि मनुष्य अगर चंद्रमा पर जाए तो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो जो लोगों का, जो मनुष्य का युगों युगों से पुराना चंद्रमा पर जाने का सपना था, वो आज चंद्र विजय के कारण क्या हो गया है? संभव हो गया है। तो यही बोलते हैं कि युग युग का पुराने स्वप्न हुआ मानव का संभव। तो कवि कहता है कि जो मनुष्य का युगों युगों से पुराना चंद्रमा पर पहुंचने का सपना था, वो आज संभव हो गया है। समा आरंभ शुभ नए चंद्रयुग का भू को दे गौरव। समा आरंभ मतलब क्या होता है? आरंभ या प्रारंभ, या बोल सकते हैं शुरुआत नए चंद्रयुग का। अब क्या बोलते हैं कि जो ये नए चंद्रयुग का शुभ आरंभ हुआ है, वह हमारे भारत देश को हमेशा गौरव प्रदान करता रहेगा। क्योंकि अगर चंद्रमा देखिए, चंद्रमा पर मानव ने कदम रखा है तो वो भारत के ही थे, तो ये हमारे भारत देश को क्या गौरव था, मतलब गौरव प्रदान करता रहेगा हमेशा के लिए, आगे वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी, अभी हम है तो हमारे लिए भी। तो यही बोलते हैं कि जो हमारे नए चंद्रयुग का जो शुभ आरंभ हुआ है, वह हमारे पृथ्वी को, वह हमारी धरती को क्या हमेशा गौरव प्रदान करता रहेगा। यानी बोल सकते हैं कि पृथ्वी वासियों के लिए हमेशा गौरवान्वित रहेगा। क्लियर? तो इसको कैसे आपको अपने एग्जाम में लिखना है कि प्रश्न पंक्तियों में कवि कहते हैं, कहते हैं कि मनुष्य का जो युगों युगों से पुराना चंद्रमा पर पहुंचने का सपना था, वो आज चंद्र विजय के कारण संभव हो गया है। नए चंद्रयुग का शुभ आरंभ ये हमारे देश को, हमारे पृथ्वी को हमेशा गौरव प्रदान करता रहेगा, हमेशा इसको गौरवान्वित करता रहेगा। तो इसकी व्याख्या ऐसे हो जाएगी। उम्मीद है आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। बढ़ते हैं आगे। अब आगे क्या लिखा है कि फेराय ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल आंचल। श्यामल का वैसे बेसिकली आंसर हमारा क्या होता है, उत्तर क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? श्यामल का मतलब होता है जो सांवले रंग कलर से हमारे कृष्ण भगवान है वो सांवले, लेकिन यहाँ से श्यामल का अर्थ हम क्या लेंगे? हरा भरा, हरियाली टाइप का। ठीक है, तो हरा भरा बोल सकते हैं कि हरियाली कलर का। क्लियर? तो क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो कवि है वो अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। फिर से कवि अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि फेराय ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। अंचल मतलब क्या होता है? आंचल। अब कवि कहते हैं कि अब मेरी ये इच्छा है कि चंद्र विजय जब हुआ तो अब मेरी ये इच्छा है कि जो मनुष्य है वो अन्य मतलब और भी ग्रह उपग्रह में जा करके धरती की जैसा वहां पर भी अपना श्यामल आंचल फहराए। तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य है वो अन्य देश में, अन्य ग्रह उपग्रह में जा करके वहां भी धरती की जैसा ही जीवन और हरियाली का संचार करे, वहां पर भी हरियाली का विकास करे। ठीक है, दोबारा समझिए क्या कहना चाहते हैं कि फेराय ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल आंचल, मतलब कवि अब ये चाहता है, कवि की ये आकांक्षा, ये मनोकामना है कि मनुष्य अन्य ग्रह उपग्रह में जाकर भी धरती का श्यामल आंचल फैलाए। तात्पर्य क्या निकलता है कि मनुष्य अन्य ग्रह उपग्रह में जाकर धरती के जैसे, पृथ्वी के जैसे वहां पर भी हरियाली और जीवन का संचार करे या फिर विकास करे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं तो आगे लिखा है सुख संपद संपन्न जगत में वर्षे जीवन मंगल। सुख संपद मतलब क्या कि सुख संपत्ति, संपद मतलब संपत्ति से, कि सुख संपत्ति से संपन्न इस जगत में यानी कि संसार में, सुख संपत्ति से संपन्न इस जगत में वर्षे जीवन मंगल, मनुष्य की कल्याणकारी के लिए मंगलकारी वर्षा होती रहे। क्या कि सुख संपत्ति से संपन्न इस जगत में मानव कल्याण के लिए मंगलकारी वर्षा हो, ये किसी इच्छा है, कवि की इच्छा है, वो अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। आगे क्या लिखा है कि अमेरिका सोवियत बने। अमेरिका सोवियत, और इसका पूरा कर लेते तो उसके बाद फिर से पूरा बताएंगे कैसे आपको इसकी व्याख्या लिखनी है। ठीक है, इतना और देख लेते हैं कि अमेरिका सोवियत बनी। अब देखिए अमेरिका आप जानते हुए कंट्री का नाम है। सोवियत, सोवियत का नाम क्या होता है? आपने रूस, हाँ भली बातें सुना होगा, रूस एक कंट्री का नाम है। तो जो रूस का नाम पूरा सोवियत रूस है, रूस का पूरा नाम क्या है? सोवियत रूस है। नवदिक रचना के वाहन, वाहन मतलब क्या हो जाएगा? साधन, और नवदिक मतलब क्या हो जाएगा? नई दिशा। ठीक है, रचना मतलब क्या हो जाएगा? निर्माण। नवदिक मतलब हो जाएगा नई दिशा, रचना मतलब हो जाएगा निर्माण, वाहन मतलब हो जाएगा साधन। तो अब कवि क्या कहते हैं, पढ़ते हैं कि जो अमेरिका सोवियत रूस है, अमेरिका सोवियत रूस नई दिशाओं की रचना या फिर खोजकर्ता के साधन बने। कि जो अमेरिका और जो सोवियत रूस है वो नई दिशाओं की खोजकर्ता बने। अब ऐसे लिख सकते हैं आप कि वो नई दिशाओं के खोज करने वाले साधन बने। ठीक है, कैसे भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो दोनों देश है, जो अमेरिका है, जो सोवियत रूस है, वो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान की प्रगति में सर्वाधिक ऊपर, मतलब बोल सकते हैं कि जो ये दोनों देश है वो क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान में सर्वाधिक प्रगति पर है। तो ये दोनों जो देश है वो क्या करें? नई दिशाओं की रचना के खोजकर्ता बने, ये अब कवि चाहता है। अब आगे लिखा है कि जीवन पद्धतियों के भी समन्वित हो विस्तृत मन।
जीवन पद्धतियां का मतलब क्या होता है, कभी यहाँ पर कहता है नहीं, बड़े हमसे कहते हैं कि कभी हमारे यहाँ पर कहते हैं कि जीवन पद्धतियां, कि मतलब जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं संसार में, सबकी जीवन पद्धतियां अलग अलग है। जीवन पद्धतियां मतलब क्या हो जाएगा कि सबका रहन सहन अलग है। आप अपनी कंट्री का देखो, वहां का रहन सहन, खान पीन, पहनावा अलग है। अदर कंट्री का देखो, वहां का अलग है। तो यही बोलते हैं कि विश्व में प्रत्येक देश की, क्या विश्व में प्रत्येक देश की सभ्यता, संस्कृति अर्थात खान पीन, रहन सहन सब कुछ अलग है और उनकी जीवन पद्धतियां अलग अलग है। तो ये जो सारी जीवन पद्धतियां हैं वो मिलकर समन्वित हो जाए, अर्थात आपस में मिल जाए और विस्तृत मन और उनके जो मन है वो भी आपस में, अर्थात जो मन में उनकी संकुचित भावना है एक दूसरे देश के प्रति, दूसरे के लोगों के प्रति, वो सब नष्ट हो जाए और ये सब आपस में मिलकर एक नए राष्ट्र का विकास करे और एकता की ओर बढ़े, मतलब एकता का संचार करे। तो अब ये मनुष्य किसकी, कवि की हमारी इच्छा है। वो बोलते हैं कि इतना अच्छा ऐतिहासिक क्षण, इतना महत्वपूर्ण दिन है ये। तो अब ये मनुष्य की क्या बोलते हैं, अब ये कवि हमारी इच्छा रखते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो पूरी इसकी व्याख्या देखते हैं कि कैसे हम आपको इसकी व्याख्या लिखनी है। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, आराम से, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो इसका पूरा देखते हैं कि कैसे आपको लिखना है। यहाँ से तो लिखा है फेराय गृह उपग्रह में। तो प्रस्तुत पंक्तियों में सुमिंद्रानंद पंत जी कहते हैं कि अब मैं ये चाहता हूँ कि मनुष्य अन्य ग्रह उपग्रह में जा करके धरती के जैसा, पृथ्वी के जैसे अपना श्यामल आचरण फहराए। तात्पर्य यह है कि अब कवि चाहते हैं कि मनुष्य अन्य ग्रह उपग्रह में जाकर भी धरती के जैसा जीवन और हरियाली का संचार करे, अर्थात विकास करे। आगे कवि कहते हैं कि सुख संपत्ति संपन्न इस संसार में मनुष्य के कल्याण के लिए, मानव जीवन के कल्याण के लिए मंगलकारी वर्षा हो। क्लियर। अब आए कभी कहते हैं कि अमेरिका और जो सोवियत रूस है, अमेरिका सोवियत रूस नई दिशा की रचना के साधन बने या फिर नई दिशा की रचना के खोजकर्ता बने। विश्व के प्रत्येक देश में, विश्व के प्रत्येक देश की सभ्यता संस्कृति अलग अलग है, इनका खान पीन, रहन सहन, इनकी जो जीवन पद्धतियां हैं वो अलग अलग है और ये सब आपस में मिल जाए, अर्थात ये जीवन पद्धतियां और ये जो मन है वो आपस में मिल जाए और मन की संकुचित भावना का अंत हो और सभी लोग एकता के साथ एकता का विकास करें। क्लियर। तो इसका ये व्याख्या हमारे यहाँ पर कंप्लीट होती है। बढ़ते हैं, लास्ट है सबसे, यहाँ पर हमारी कविता खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इतना पढ़ने के बाद आपका चैप्टर एकदम कंप्लीट, बहुत ही शॉर्ट था तो इतना बड़ा नहीं था। तो ध्यान सुनिएगा इसको कि अणुयुग बने धरा जीवन हित स्वर्ग सृजन का साधन। अणुयुग मतलब क्या होता है, परमाणु युग। जो हमारे आपने देखा होगा कि बहुत सारे विज्ञान चल रहे हैं, है ना, परमाणु, अणु, ये सब कितने बनते हैं। तो ये अब यहाँ पर कई बोलते हैं कि इनका जो विकास है ना, जो परमाणु वगैरह, जो विज्ञान की प्रगति हो रही है दिन पे दिन, तो इन सब का जो विकास है ना, जो इनका उपयोग है वो सिर्फ मानव के कल्याण के लिए, मतलब सिर्फ मानव के हित के लिए, ना कि उनके विनाश के लिए। तो हम यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि जो अणु युग है, जो परमाणु का, जो अणुओं का जो युग है, इनका जो विकास है वो क्या, पृथ्वी में जो लोग रहते हैं, पृथ्वी के जीवन के लिए, हित के लिए, मतलब पृथ्वी के जो लोग हैं उनके हित के लिए हो। जो अणुओं का जो युग है, जो परमाणु शक्ति है, उसका जो विकास है वो पृथ्वी के लोगों के हित के लिए हो। स्वर्ग सृजन का साधन, सृजन मतलब क्या होता है, बनाना। और ये जो परमाणु शक्ति है वो धरती को क्या करे, धरती को स्वर्ग के बनाने का साधन बने, ना कि उसको विनाश के बनाने का कारण बने। क्लियर। दोबारा सुनिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट सा है, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, आपको लग रहा होगा। क्या बोलते हैं हमारे कवि, कहते हैं, एक मिनट, हमारे कवि यहाँ पर कहते हैं कि जो परमाणु शक्ति का युग है, यानी जो विज्ञान है हमारा, उसका जो उपयोग, उसका जो विकास है वो हर तरीके से सिर्फ मानव कल्याण के लिए ही होना चाहिए। और ये जो परमाणु शक्ति का युग है वो हमारी धरती को स्वर्ग के समान बनाने का साधन बने, ना कि उसको विनाश का कारण बने। क्लियर। मानवता ही विश्व सत्य, कि जो विश्व का एकमात्र सत्य है वो क्या है, मानवता, एक दूसरे के प्रति मानवता की भावना रखना। तो मानवता हमारे विश्व का एकमात्र सत्य है। तो भू राष्ट्र करे आत्मसमर्पण, और भू राष्ट्र मतलब विश्व के सभी राष्ट्र के लोगों को मानवता के लिए आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, अर्थात आत्म बलिदान दे देना चाहिए। सभी के साथ, एक दूसरे के साथ मिल बांट के मानवता के साथ रहना चाहिए। ठीक है, कुछ वर्ड्स आपको अपनी तरफ से जोड़ने पड़ेंगे तो व्याख्या आपकी अच्छी लगेगी। क्लियर। तो ये हो गया इसकी व्याख्या। अब आगे लिखते हैं कि धरा चंद्र की प्रीति परस्पर। धरा मतलब क्या होता है, धरती हमारी पृथ्वी, चंद्र मतलब होता है चंद्रमा, प्रीति मतलब क्या होता है, प्रेम। अब कवि कहते हैं कि जो हमारी पृथ्वी और चंद्रमा है, इसका जो प्रेम है वो क्या है, जगत प्रसिद्ध, मतलब पूरे संसार में प्रसिद्ध यानी फेमस है, और पुरातन मतलब पुराना है। कवि कहते हैं कि जो पृथ्वी और चंद्रमा का जो परस्पर प्रेम है, इसका जो
प्रेम है वो क्या है, जगत प्रसिद्ध, संसार में प्रसिद्ध और बहुत ही पुराना है। वो क्यों है, क्योंकि चंद्रमा जो है किसका, पृथ्वी का ही एक अंग है, क्योंकि पृथ्वी क्या है, माता है, और चंद्रमा कौन है, मामा है ना। तो बोलते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा का जो परस्पर प्रेम है, इनका जो मिलान है, इनका जो प्रेम है वो सदियों पुराना, वो जगत में प्रसिद्ध बहुत ही पुराना है। अब आगे क्या लिखा है कि हृदय सिंधु में उठता है। हृदय सिंधु मतलब क्या होता है, पृथ्वी के हृदय रूपी सागर में। सिंधु मतलब सागर की, पृथ्वी या फिर धरती के हृदय रूपी सागर में। स्वर्गिक का मतलब एक तो देखिए क्या होता है, इसके दो अर्थ निकलते हैं। बोलते हैं ना कि टाइम टाइम पे हर चीज का अर्थ अलग अलग निकलता है। तो स्वर्गीय का मतलब जो स्वर्गवास हो जाता है उनके लिए भी लगाते हैं। और यहाँ पर लेकिन अर्थ क्या हो जाएगा, बार बार। क्या हो जाएगा इसका अर्थ, बार बार। ज्वार भाटा आपने देखा होगा। चंद्रनानन मतलब चंद्रमुख। चंद्रनानन मतलब क्या हो जाएगा, चंद्र मतलब हो जाता है चंद्रमा, और आनंद मतलब क्या हो जाता है, मुख। संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा चंद्रमुख। ठीक है, यहाँ पर दो वर्ड्स है, चंद्र प्लस आनंद अर्थात चंद्रमुख। अब कवि क्या कहते हैं कि चंद्रमुख को देख करके, कैसे ऊपर लिख करके लिख सकते हैं कि चंद्रमुख को देख करके बार बार पृथ्वी क्या बोलते हैं, पृथ्वी के हृदय रूपी सागर में ज्वार उठता रहता है। दोबारा सुनिए, आप आगे से भी लिख सकते हैं जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपको सिंपल लगे। कैसे कि पृथ्वी के हृदय रूपी सागर में, क्या पृथ्वी के हृदय रूपी सागर में चंद्रमुख को बार देख के बार बार ज्वार उठता रहता है। वो क्यों उठता रहता है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा का जो प्रेम है वो जगत प्रसिद्ध और बहुत पुराना है। तो आप ऊपर की लाइन पहले लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और जैसे आपको मन हो वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो पूरा इसका अर्थ समझ लीजिए, पूरी इसकी व्याख्या समझ लीजिए कैसे क्या लिखना है आपको। कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि परमाणु शक्ति का जो प्रयोग है, फिर विज्ञान का जो प्रयोग है वो मानव कल्याण के लिए ही होना चाहिए। परमाणु शक्ति मानव के विकास का कारण ना बन करके पृथ्वी को स्वर्ग जैसा बनाने का साधन बने। विश्व का एकमात्र सत्य मानवता है, तो विश्व के प्रत्येक राष्ट्र के लोगों को मानवता के लिए आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, अर्थात तो अपना बलिदान दे देना चाहिए, और एक दूसरे के प्रति मानवता के साथ रहना चाहिए। ठीक, आए कवि कहते हैं, तो देखिए यहाँ से आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं, नीचे से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो आए कवि कहते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा का जो प्रेम है परस्पर बहुत पुराना और जगत प्रसिद्ध है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का ही एक अंग है। पृथ्वी के हृदय रूपी सागर में चंद्रमा के मुख को देख देख करके बार बार ज्वार उठता रहता है। क्लियर, तो ये पूरी इसकी व्याख्या हो गई। तो सिंपल से यही है कि जो हमारे परमाणु का, जो हमारे विज्ञान का उपयोग हो रहा है वो हमारे मानव कल्याण के लिए होना चाहिए, ना कि उसके विनाश के लिए। ठीक है, तो इसका आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं, नीचे से भी। तो नीचे से कैसे करेंगे आप कि पृथ्वी के हृदय रूपी सागर में चंद्रमुख को देख देख करके बार बार ज्वार उठता है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा का जो प्रेम है बहुत पुराना और जगत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कैसे आप लिख सकते हैं। तो ये हमारी कविता यहाँ पर खत्म हुई। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। बहुत ही अच्छी कविता थी, कविता बोल सकते हैं। और चंद्रलोक में प्रथम बार, उम्मीद है इतना आपको समझ आया होगा। तो इम्पोर्टेंट कविता है, करनी जरूरी, ये नहीं कि छोड़ देगी, इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं इम्पोर्टेंट है, करनी आपको। तो यहाँ पर ये हमारी कविता खत्म होती है। अच्छे से क्लियर कीजिएगा, बहुत ही शॉर्ट से। और ये एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बहुत से कंफ्यूजन होता है कि आप लोग अदर्स टीचर्स की वीडियो देखते, पढ़ाते सब लोग अच्छा है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि जैसा मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको एज इट इज वैसे लिखना है, जैसे बुक्स में लिखा है वैसे ही लिखना है। नहीं, आपको अर्थ समझना है, क्या उस कविता में कवि कहना चाह रहा है उसको समझना है आपको, और बाकी अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से लिखना है। और हर बार कहती हूँ कि अर्थ ही लिखना है, उसका अनर्थ नहीं लिखना है ना। सोचो कि अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख दे हम कि भाई आपने अकॉर्डिंग बोला था तो हमारे अकॉर्डिंग तो यही बनता है। नहीं, अर्थ समझना है, अर्थ के बाद जो उसकी व्याख्या, रियल व्याख्या वो आपको समझना है, और फिर अपने बातों में अपने मतलब बोलते अपने भाषा बना करके उसको लिखना है। तो चलिए फिर यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से पूरा क्लियर हुआ होगा, आपके दिमाग में एकदम सेट हुआ होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और किसी को कोई डाउट रहता है, तकलीफ, समस्या, कुछ भी आपत्ति होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेझिझक बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।